तीसरी बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना, एनडीए को जीत दिलाना, कई राज्यों में रणनीति बनाना और बड़ी जीत एनडीए को दिलाना, बीजेपी को दिलाना, वहां से आकर बिहार के इस चुनाव में रहते हैं। 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार सीट शेयरिंग में कम से कम एनडीए में आपको फर्स्ट मूवर का एक एडवांटेज दिख रहा है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है सर? जहां तक एनडीए का सवाल है, सब कुछ ठीक है और हम काफी लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहे थे। आप लोगों ने आज तो काफी लगाई थी, मगर हमारा बंटवारा स्मूथली हो गया और मुझे लगता है कि शपथ तक यही सिलसिला जारी रहेगा। सबसे बड़ा चैलेंज कौन रहा है? क्योंकि आपके दो जो सहयोगी हैं सर, वो तो शायर बन गए हैं। एक कह रहे हैं हो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा दो है तो 15 ग्राम दो। आपने 6 पर मना दिया मांझी जी को। ऐसे ही कुशवाहा जी भी शायरी कर रहे हैं कि बारिश बहुत हो रही है साजिश की। देखिए, जब गठबंधन की राजनीति होती है, सभी ने अपने वोट बैंक को एड्रेस करना होता है, सभी ने अपने कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट को एड्रेस करना होता है, परंतु साथ ही में सभी लोग वास्तविकता भी समझते हैं कि सीटें तो जितनी है इतनी है, पास्ट परफॉर्मेंस भी है, इस सब का स्टॉक टेकिंग लेकर क्या मिल सकता है और क्या मांगना भी चाहिए। तब जब एक कमरे में बात होती है तो ऐसी शेरो शायरी नहीं होती है, ठोस वास्तविकता के आधार पर बात होती है और फैसले होते हैं। तो अमित शाह जी की बात सब मान लेते हैं, क्योंकि कुशवाहा जी भी नाराज थे, उसके बाद आपसे मिले, फिर खबर आई कि अब तो वो एकदम ही पलट गए हैं, अब शांत हैं, खुश हैं। नहीं, मैं नहीं मानता नाराज था। जब नाराज थे, जब संख्या का बंटवारा हो जाने के बाद कौन सी सीट कौन लड़ेगा इस पर आता है, तब स्वाभाविक रूप से थोड़ा एक प्रकार से चर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि सब लोग अच्छी सीट अपनी पार्टी को दिलाना चाहते हैं और इसमें कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। परंतु जब बातचीत होती है तो सब ठीक ही हो जाता है और एनडीए के सभी साथियों में पहले से एक लय बना हुआ था और वो लय के चलते कहीं पर भी हमारी चर्चा डिरेल नहीं हुई और अंततोगत्वा सबसे पहले सीटों की संख्या की घोषणा भी एनडीए कर पाई और सीटों के नामों की घोषणा भी एनडीए कर पाई, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी एनडीए कर पाया और पर्चे डालने में भी प्रथम चरण में हमारे 3-4 छोड़कर सारे पर्चे डालने का काम हो गया है। कल बाकी के 3-4 भी हो जाए। गृह मंत्री जी, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं कि उधर मामला अभी अटका हुआ है महागठबंधन में। नहीं, देखिए, उनकी निर्बलता कभी हमारी ताकत नहीं हो सकती। हम हमारा चुनाव हमारी ताकत पर लड़ते हैं, हमारे परफॉर्मेंस पर लड़ते हैं, हमारी स्ट्रेंथ पर लड़ते हैं, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर लड़ते हैं। और मैं मानता हूं कि बिहार ने लालू जी के शासन को बहुत ढंग से देखा है और आज भी सब लोग समझते हैं कि लालू राज का वापिस आना मतलब भले सदी बदल गई हो, 21वीं सदी में जंगल राज में जाना होता है। तो मैं नहीं मानता बिहार की जनता किसी भी तरह से दूर दूर तक उनको ये मौका देगी। मैं इस पर आऊंगी बाद में जब मुद्दों की चर्चा होगी, लेकिन गृह मंत्री जी, विपक्ष ये कह रहा है कि 101 सीट पर जेडीयू लड़ रही है, आप 142 सीट पर लड़ रहे हैं, क्योंकि चाहे 29 चिराग पासवान हो, 6 मांझी जी हो, 6 कुशवाहा हो, वो सब आपके साथ ही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा आदत रहा है छोटे दलों को अपमानित करना, किसी भी पार्टी को उनकी सीटें बड़ी पार्टी में मर्ज कर गिनाना, मैं मानता हूं छोटी पार्टियों का अपमान है और कांग्रेस ने शुरुआत से ही ये किया है। इसीलिए कई सारे राज्यों में कांग्रेस आज दिखाई भी नहीं पड़ती है। मैं राज्य गिनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार में कांग्रेस कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कहीं नहीं है, तमिलनाडु कांग्रेस कहीं नहीं है, बंगाल कांग्रेस कहीं नहीं है। इस तरह से बड़े बड़े राज्य जो देश की लोकसभा का, देश की सबसे बड़ी पंचायत का 50% हिस्सा तय करते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई।
ये अप्रोच के कारण ही समाप्त हुई। कभी उनको राज्य छोटे लगते हैं, कभी उनको पार्टियां छोटी लगती है, और व्यक्ति तो उनके परिवार के अलावे सभी छोटे लगते हैं। तो छोटा कर कर देखना, छोटा कर कर मूल्यांकन करना, इसी ने कांग्रेस पार्टी को ही जाते जाते छोटा कर दिया। अब जो सबसे बड़ा और मौजूद सवाल है बिहार का सर, उसको निपटा लेते हैं पहले। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। और अगर आपके विधायक ज्यादा हो गए तो? अभी भी ज्यादा है, अभी ज्यादा ही है। ये बहुत बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, अभी भी हमारे ज्यादा है, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। हाँ, जैसा पिछली बार तो आपने उनको बनाया था और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, ये मुझे फडणवीस जी ने भी इंटरव्यू में कहा कि नहीं, वो कह रहे थे मत बनाओ, पर बीजेपी ने बनाया। क्या इस बार जो आपने महाराष्ट्र में किया, देखिए वो कर सकते हैं बिहार ऐसा में? है अंजना जी, राजनीति आपकी टीआरपी के लिए नहीं चल सकती। आप कह रही हो कि भाई आप ज्यादा आए तो क्या, मैंने कह दिया हम ज्यादा आए तो भी ये बने हैं। आपने पूछा आगे क्या होगा, तो मैंने प्रक्रिया समझा दी कि सभी विधायक बैठेंगे, सभी विधायक दल के बैठे नेता बैठेंगे, सभी दल बैठेंगे और तय करेंगे। नीतीश कुमार पर आपको कितना भरोसा है? ट्रस्ट फैक्टर आपका कैसा है? और मैं इसलिए पूछ रही हूं कि 2 बार तो सर उन्होंने धोखा दिया ही आपको। देखिए, नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति के बहुत प्रमुख नेता हैं और उनके जीवन का पूरा कालखंड कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे और कांग्रेस के साथ में रहने का उनका रिकॉर्ड भी कभी भी 2.5 साल से लंबा नहीं रहा। तो मैं मानता हूं कि इसी व्यक्ति के जीवन का अगर मूल्यांकन करना है तो एक बड़े हिस्से को लेकर ही करना चाहिए। और ठेठ समाजवादी नेता हैं, इनके राजनीतिक जन्म से ही कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, जेपी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं और इमरजेंसी में भी अच्छी खासी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। तो मैं मानता हूं भरोसा भारतीय जनता पार्टी को तो है ही है, परंतु बिहार की जनता को भी है। अगर इस बार नीतीश कुमार की कम सीटें आएंगी, आपकी ज्यादा आएंगी, तब भी आप उनको सीएम बनाएंगे? मैंने कहा कि आप टाइटल नहीं निकलवा पाएगी, दूसरे प्रश्न पर शिफ्ट होगी तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हिंदी पट्टी का एकमात्र राज्य जहां पर बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, वो बिहार ही है। क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये सपना है कि बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? पहली बात तो मैंने आज तक जीवन में कोई स्वप्न ही नहीं देखा है। मैं बहुत चैन की नींद सोने वाला आदमी हूँ, तो मेरा स्वप्न आपको किसने कह दिया, मेरे लिए सस्पेंस है। खैर, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भरोसा करती है। गत चुनाव में मैंने जैसे कहा हमारी सीटें कम थी, फिर भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि नीतीश कुमार जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को फोन किया था कि आपकी सीटें ज्यादा आई है, गठबंधन धर्म तो ये कहता है कि आपका मुख्यमंत्री आप करिए, हम समर्थन करेंगे। परंतु फिर भी प्रधानमंत्री जी ने इनकी सीनियोरिटी देखते हुए हमारी पार्टी की ओर से कहा कि नहीं, आप नेतृत्व करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जब पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त किए तब भी हम एनडीए की सरकार बनाए थे और जहां जहां राज्यों में भी हमने, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां में कई बार पूर्ण बहुमत मिला या साथियों के साथ मिला, हमने एनडीए की ही सरकार चलाई है। तो हमने गठबंधन का हमेशा सम्मान किया है और इस बार भी करेंगे। पिछली बार के चुनाव में सर सिर्फ 12,786 वोट्स का अंतर था एनडीए में और महागठबंधन में। क्या ये वजह है कि इस बार चिराग पासवान को शामिल किया है आपने और चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखती हैं? नहीं, आपको कैसे लगता है? आपको शायद मालूम नहीं, बीच में एक पूरा जनरल इलेक्शन चला गया लोकसभा का,
24 का चुनाव चिराग पासवान जी हमारे साथ ही लड़े, हमारे साथी थे। वो हमारी कैबिनेट में मंत्री भी है, मोदी जी की कैबिनेट में हमारे साथी है, तो हमारे साथ ही लड़ेंगे। पर उनको 29 सीटें देने पर किसी ने नाराजगी जाहिर की क्या आपके सामने कि भाई? आज तक के अलावा किसी ने नाराजगी जाहिर नहीं की। अब आते हैं कुछ मुद्दों पर, और उन मुद्दों में सबसे पहले एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं। अब विपक्ष का क्या आरोप है? राहुल गांधी जो पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकाले, गृह मंत्री जी उन्होंने ये कहा कि ये वोट चोरी कर रही है बीजेपी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। देखिए, इस तरह की बातें करना बहुत सरल है। ये देश में मैं आज तक के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि इस देश में एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत 53 में हुई थी, तो राहुल जी की दादी के पिताजी के समय भी हुआ था, उनकी दादी के समय भी हुआ, उनके पिताजी के समय में भी हुआ, और उनकी माताजी के समय में भी हुआ। शायद राहुल जी को ये सत्य कोई बताता नहीं। एसआईआर है क्या? एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। जब 10, 12, 15 साल हो जाते हैं तब कई सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है, कई सारे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह अपने कामकाज की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से जाना होता है। वो वहां पर भी मतदाता है, यहां पर भी मतदाता है। पहले यहां रहते थे, मानो कि दिल्ली गए, तो वहां पर भी है, यहां पर भी है। तो ये मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं एक छोटा सा सवाल राहुल जी को पूछना चाहता हूं कि मतदाता सूची शुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतदाता सूची का शुद्धिकरण का दूसरा नाम है एसआईआर। अब मैं, आपने पूछा नहीं है मगर उसका भी जवाब दे देता हूं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2003 के बाद इस देश में ढेर सारे विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से देश की मतदाता सूची के अंदर अपना नाम ऐड कराने में सफल हुए हैं। मेरी देश की जनता को सीधा सवाल है, जो बांग्लादेश से यहां आए हैं, जो दूसरे देश से यहां हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको देश की चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए क्या? हमारे संविधान ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जो इस देश का नागरिक होगा। हमारी कानून ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जिसकी आयु 18 साल के ऊपर होगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने की जिम्मेदारी और फर्ज दोनों चुनाव आयोग का है। मगर पूरी इंडी गठबंधन को की तकलीफ क्या है? उनको तकलीफ है कि सीमांचल में ढेर सारे घुसपैठिए मतदाता बन चुके हैं। आज चुनाव आयोग के शुद्धिकरण से वो मतदाता सूची से बाहर निकल रहे हैं और उनकी वोट बैंक डिस्टर्ब हो रही है। चुनाव हारने के भय से वो वोट चोरी की यात्रा निकाले थे, मगर अभी मीडिया ही बोल रहा है, राहुल समझ गए हैं कि देश की जनता को ये पसंद नहीं है, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। पर वो तो ये आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये वाला इशू घुसपैठिया का उठाते हैं। चाहे आप हो गृह मंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने भाषणों में घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। आपने कितने भेजे, ये वो पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये चुनाव आयोग कर रहा है, और पहली बार नहीं कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। दूसरी बात, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अंजना जी आप इस देश की वरिष्ठ पत्रकार के नाते मुझे बताइए, मुसलमान घुसपैठिया हो तो उसको मतदाता रहना चाहिए क्या? क्योंकि वो मुसलमान है। इतनी छोटी सी बात है। राहुल जी इसका जवाब दे दे कि हाँ भाई, मेरी पार्टी का नीति है कि मुस्लिम है, घुसपैठिया है तो भी उसको वोट डालने दो। हमें कोई आपत्ति नहीं, देश की जनता को कहे, बिहार की जनता, देश की जनता निर्णय करेगी। घुसपैठियों में जो धर्म को लाते हैं,
इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। वो हमारे लोकतंत्र का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता है। आपके सपनों वाला एक और राज्य आ रहा है, पश्चिम बंगाल, जहां पर मुझे पता है कि आपके अंदर ये कामना है कि वहां पर भी एक दिन बीजेपी की सरकार। ममता बनर्जी अभी से ललकार रही हैं कि अगर यहां पर आपने एसआईआर या कुछ किया तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आपके खिलाफ दंगे हो जाएंगे। ऐसा बिहार में भी कहते थे, क्या हुआ? सब पर्चे डाल दिए और चुनाव भी हो जाएगा, बंगाल में भी हो जाएगा। सवाल डेमोग्राफी चेंज का है। आपने भी कई बार भाषणों में इसकी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से चर्चा की घुसपैठियों की। अब इसमें क्या तरीका है, आप इसको कैसे आगे ले जाने की सोच रहे हैं? इसमें क्या आपका बड़ा, कैसे सख्त कार्रवाई करेंगे कि भाई नहीं ये इतने घुसपैठी, अब तो हम इनको अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्टता से देश की जनता के सामने हमारे विचार रखेंगे। हम सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे, फिर मतदाता सूची से इसको डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जो आप कहते हैं, ये हमारा पार्टी का तय एजेंडा है और इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश वापस भेजेंगे उनको? कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आप देखते रहना, ढूंढते भी रहना। अगला मुद्दा जो मगर हम जी उनकी पहचान भी करेंगे, उनको डिलीट भी करेंगे और इनको डिपोर्ट भी करेंगे। अगला बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है सर, और वो एक यूथ के साथ आपको भी इस बात का एहसास होगा, नौकरी का वादा। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर जो परिवार है, लगभग 3.25 करोड़ परिवार है बिहार के कास्ट सेंसस सर्वे के मुताबिक, वो एक सरकारी नौकरी देंगे। ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है या नहीं है उनका ये वादा? अगर साच अर्थ में वो दे पाते तो जरूर चैलेंज होता, मगर अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर 2.8 करोड़ परिवार है और लगभग 20 लाख लोगों को नौकरी मिला हुआ है सरकारी। तो 2.6 करोड़, 2 करोड़ 60 लाख परिवार बाकी रह गए हैं। अब तेजस्वी जी ने वादा किया है कि 2.6 करोड़ परिवार को वो सरकारी पक्का नौकरी देंगे। अब डी और सी ग्रेड की नौकरी भी देनी है तो एवरेज तनख्वाह 39,000 आता है, 39,000। तो 2.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 39,000 लगभग 12 लाख करोड़ रुपया होता है। और बिहार का बजट 3.17 लाख से, अरे बिहार का बजट है 3 करोड़ के 3 लाख करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास। अब तेजस्वी जी को जरूर ये करना चाहिए, उनको सत्ता मिले तो दे देना चाहिए, मगर ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे वो बिहार की जनता को समझा देना चाहिए। वो मानते हैं कि वो बोलेंगे और बिहार की जनता मान जाएगी। अब उन्होंने हमारी मुसीबत कर दी है। सब लोग हमें पूछते हैं कि तेजस्वी 12 लाख करोड़ कहां से लाएगा, हमें पूछ रहे। मैंने कहा भाई लालू जी को पूछो, तेजस्वी को तो पूछने का कोई मतलब नहीं है, लालू जी शायद बता पाए। ये बिल्कुल बेबुनियाद वादा है जो कभी पूरा नहीं होना है। वोट लेने के लिए बिहार की जनता के सामने बोला गया सफेद झूठ है। और बिहार के लोग, बिहार के युवा विशेषकर, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतनी नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जो आज बिहार के बजट का 4 गुना है। लेकिन गृह मंत्री जी, आप कहां से पैसा लाएंगे? क्योंकि आप भी 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं। अब जब विपक्ष करता है तो आप कहते हैं कि देखो, नहीं, आपने स्टडी नहीं किया है अंजना जी, माफ करिएगा, सीड मनी है। लोन लेने के लिए जो पूंजी चाहिए वो है, वो दे दिया हमने। तो दे दिया आपने? हाँ, दे दिया है। पर आप ये भी कह रहे हैं कि आगे 2 लाख अगर कोई अच्छा करता है तो आप उसको 2 लाख बैंक देगा। हाँ, बैंक देगा, ये सीड मनी के आधार पर, और सरकार इसकी गारंटी पार्शियल लेगी। लेकिन गृह मंत्री जी, क्या ये फ्री भी नहीं है? क्या ये रेवड़ी नहीं है? ना, फ्री भी नहीं है। हम 2 लाख करोड़ रुपया उसको देते हैं तो आप ऐसा कह सकते हो हम ये 20
ये 10,000 के आधार पर वो जीविका दीदी महिला स्व सहाय समूह बनाकर छोटा मोटा उद्यम करेगी और इसके परफॉर्मेंस के आधार पर, वो पूंजी के आधार पर बैंक उसको नई लोन देगा। वो फ्रीबीज नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो परिश्रम करेगी, वो इससे व्यापार करेगी, कमाएगी और उसके बाद बैंक के पास आएगी। इसी के साथ लेकिन ये प्रश्न जो विपक्ष, फ्रीबीज और सपोर्ट में जो अंतर है वो ये है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ विपक्ष कह रहा है कि 20 साल में अगर काम किया होता तो लास्ट में ये एक एक करके, क्योंकि बहुत करीब है ना सर, अब तो वोटिंग का टाइम आ गया है। देखिए, विपक्ष अगर ये कह रहा है कि 20 साल में काम किया होता तो ये न करना पड़ता। हमने 20 साल में काफी कुछ काम किया है। मैं लालू जी को पूछना चाहता हूं कि आप कितने गंगा पर ब्रिज छोड़कर गए थे? अभी 4 ब्रिज बन चुके हैं नए और 10 और बन रहे हैं। आप बिहार की एयरपोर्ट की स्थिति क्या छोड़ कर गए थे? हमने नया बना दिया, पूर्णिया बना, दरभंगा बना, बिहार में भी एक नया और बन रहा है, ये हमने किया। हमने मखाना बोर्ड भी बनाया। हमने कोसी के बाढ़ की व्यवस्था के लिए भारत सरकार के बजट से 26,000 करोड़ से ज्यादा राशि बिहार को अलॉट करने का काम किया। हमने 3 लाख करोड़ रुपए की रोड रास्ता बनाए हैं। हर घर में बिजली पहुंची है तो नीतीश कुमार की सरकार ने पहुंचाई। हर घर में पानी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। पीएम किसान लगभग 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। 1,60,00,000 घरों में पीने के पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। 3,54,00,000 घरों में 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा हमने फ्री कर दिया है। लगभग 1,44,00,000 घरों में शौचालय देने का काम हमारी एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि 70 साल तक आपने राज किया, शौचालय नहीं दे पाए। अगर आपने दिया होता तो हमें 1,44,00,000 घरों में देना के नौबत नहीं आती। 9 करोड़ लाभार्थियों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं और 41 लाख लोगों को हमने घर देने का काम किया है। और उज्ज्वला योजना के तहत 1,17,00,000 बहनों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं, आज आपने तो मुझे विपक्ष की ओर से पूछ लिया, मगर मैं विपक्ष को इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने इसका आधा छोड़िए, 10वें हिस्से का भी काम किया हो तो पटने के चौराहे पर खड़ा कर दीजिए, हो जाइए। हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आपके साथ 2-2 हाथ करेगा। क्या लालू जी हिसाब किताब मांग रहे हैं? लालू जी, आप तो हिसाब मांग सकते हो हत्याओं का, अपहरण का, फिरौती का। आप कैसे रोड, रास्ता, गैस, शौचालय, सिलेंडर और घर का हिसाब मांग सकते हो? आप तो हत्या, फिरौती, अपहरण का हिसाब मांग सकते हो। इसका हिसाब लालू जी नहीं मांग सकते। और चाहे यहां रहे, चाहे केंद्र में रहे, जहां रहे वहां करप्शन के केस हुए, जहां रहे वहां कोर्टों ने उनको चार्जशीट कर दिया। मैं आ रही हूँ उस पे, आईआरसीटीसी पे आऊंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर तो वो मौजूदा सरकार को भी घेर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, अस्पताल में कैमरे पर हत्या हुई। देखिए, मेरा आज तक के सारे जर्नलिस्टों को और जितने भी मीडिया कर्मी बिहार में काम कर रहे हैं वो सभी को मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि सच को झुठलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप पूरे बिहार में जिसकी आयु 20 साल से ज्यादा है, जिन्होंने लालू राज देखा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नीतीश कुमार के आने के बाद सुधरी है या नहीं। और अगर लालू जी कह रहे वो सत्य होता तो 20 साल तक हम चुनकर ना आते। चाहे चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, एनडीए ही चुनकर आया है। ये जो चुनाव है, ये नीतीश जी के काम पर रेफरेंडम होगा या डबल इंजन की सरकार? स्वाभाविक रूप से दोनों के ऊपर होगा। मैंने कहा ना, मोदी जी ने भी यहां ढेर सारा काम किया है बिहार में, ढेर सारा, लाखों करोड़ों रुपए का काम किया है। अभी अभी नीतीश सरकार ने
सीतामढ़ी में सीता माता का भव्य मंदिर बनाने का, इसका नींव रखने का। कोसी के बाढ़ से लेकर सब जगह सालों से बिहार को परेशान करने वाले इश्यू का समाधान करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसीलिए एक करोड़ों लोगों को, जो किसानों को पीएम किसान मिला, घर मिला, घर में बिजली मिली, पानी मिला, शौचालय मिला, गैस मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, 5 किलो अनाज मिला, इस सारी चीजों के कारण बिहार की जनता अपनी पलकों पर मोदी जी को बिठाकर रखी है। और जंगल राज का अंत करने के लिए पूरा बिहार नीतीश जी के प्रति आभारी है। मेहनत आप लोग इतनी कर रहे हैं सर कि पटना से लेकर दिल्ली तक, मतलब दिल्ली में भी यमुना जी की सफाई कर रहे हैं क्योंकि छठ पूजा आ रहा है और उसके बाद ऐसा तुरंत है वोटिंग। अंजना जी, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करने वाले लोग नहीं है, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, हमारा स्वभाव है और हम करते भी हैं। और दिल्ली में यमुना जी की सफाई से यहाँ का वोट रिलेटेड है, आपको लग रहा है? क्योंकि भारी तादाद में लोग आएंगे अगर दिल्ली में रहते हैं वोट डालने। जहां तक यमुना जी को शुद्ध करने के अभियान का सवाल है, ये वोट बैंक का मामला ही नहीं। यमुना जी के प्रति करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का मामला है। अभी यम द्वितीया आएगी, भाई दूज आएगी, विश्राम घाट पर लाखों लोग भाई दूज के दिन स्नान करने जाते हैं, मगर वहां का पानी देखकर हाथ में अंजलि लेकर ऐसे छिड़क कर निकल जाते हैं। करोड़ों लोगों की आस्थाएं वहां विफल हो जाती हैं। आज यमुना जी की ही कृपा है, यमुना के किनारे जो राज्य है वो सभी के सभी कमल फूल के राज्य है भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड से शुरू होती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और प्रयागराज में गंगा जी से मिलती है। तब तक यमुना जी के पूरे किनारे पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और आप मेरी बात मान कर चलना, 29 के चुनाव के पहले किसी भी भाई बहन को भाई दूज के दिन स्नान करना है तो जरूर आप जाइएगा। आप स्वच्छ पानी में यमुना जी में किल्लोल कर कर स्नान कर पाएंगे। अब आते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जो अगला मुद्दा मैं उठाना चाहती हूँ। अब उनका ये आरोप है कि IRCTC स्कैम में इस वक्त कोर्ट ने चार्जशीट किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वजह से हो रहा है और 11 को वोटिंग है, 10 को अगली उनकी पेशी है। तेजस्वी यादव और देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। एक केस रजिस्टर कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। लालू जी अब तक न्याय की प्रक्रिया को डिरेल करते रहे, अब हाईएस्ट कोर्ट तक हार चुके, तब जाकर उन पर चार्ज फ्रेम हुआ है। अरे कोई पहला चार्ज फ्रेम नहीं, उनको तो आदत है, 16वां चार्ज है। 15 चार्ज पहले ही फ्रेम हो चुके, सजा भी हो चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे लालू जी सिंपैथी लेने का प्रयास न करें, कभी नहीं मिलेगी। लालू जी जब आप रेल मंत्री थे, आपने रेलवे में भर्ती के लिए भी घोटाला किया, रेलवे का गेस्ट हाउस बेचने में भी घोटाला किया, और नरेंद्र भाई की सरकार आई तो 20 वंदे भारत ट्रेन बिहार में चालू हो गई। ये फर्क है। और वो तो कह रहे हैं कि आप 130वां संशोधन भी संविधान का इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आप विपक्षी नेताओं को निपटाना चाहते हैं कि 30 दिन तक बेल नहीं मिली तो कुर्सी गई। देखिए अंजना जी, एक गलतफहमी फैलाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। 130वां संशोधन भारतीय जनता पार्टी को भी लागू होता है, हमारे मुख्यमंत्रियों को भी होगा, हमारे प्रधानमंत्री को भी होगा। वो सिर्फ विपक्ष को लिए नहीं है, सभी चुने हुए पदाधिकारियों। मगर हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें कुछ गलत करना नहीं है। उनको डर है क्योंकि उनको भ्रष्टाचार की आदत लगी हुई है। वो कहते हैं एजेंसी आपके पास है, इसलिए आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होगा। ऐसा है कि एजेंसी मानो हमारे खिलाफ केस न करे, देश की अदालत में वो PIL कर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उनके शासन में हमने सैकड़ों PIL करी थी और कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, CBI ने केस रजिस्टर करने पड़े थे। एक भी PIL कर पाए हो कांग्रेस पार्टी तो मुझे बताइए। एक भी PIL नहीं कर पाए कि नरेंद्र मोदी शासन में भ्रष्टाचार छोड़ो,
भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं हुआ और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए। ये लेकिन आप लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल के केस की वजह से। ना जी, उनकी बेल होने के बाद लाए थे। पर तब आपको एहसास हुआ कि जेल से भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। देखिए, देश में जब संविधान बना तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई व्यक्ति ऐसा निर्लज्ज होगा जो मुख्यमंत्री रहते जेल में रहकर सरकार चलाना चाहेगा। अब ऐसी घटना देश में हो गई, तमिलनाडु में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, और ये सारे इंडिया अलायंस वाले हैं। तो हम जो कानून लेकर आए हैं उसमें किसी पर भी आरोप लगता है और वो जेल में जाते हैं और 30 दिन तक उसके लिए उनके लिए समय है। अगर 30 दिन में बेल ले ले तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, बाद में भी बेल लोगे तो फिर से मुख्यमंत्री की शपथ करा लेना भैया, जैसा हेमंत सोरेन जी ने लिया। हाँ, हेमंत सोरेन जी ने लिया, मगर उनको तो जरूरत, वो बेचारे इस्तीफा देकर गए थे। हाँ। लालू जी भी इस्तीफा दिए थे। लालू जी भी दिए थे। हाँ। मगर अब शायद नहीं देना चाहते हैं। और मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, मंत्री या केंद्र का मंत्री या प्रधानमंत्री देश का जेल में बैठकर सरकार चलाना चाहिए क्या? ये किस प्रकार के लोकतंत्र की हम कल्पना कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। और क्या हो गया है मीडिया को, वो भी कोरस में आ गया है, इनके साथ सहगान कर रहा है। भाई, आप लोग तो कम से कम बताइए कि वास्तविकता क्या है। आपका बेल हो जाएगा तो आप फिर से सीएम बन जाओगे। नहीं, ठीक है, आप, इसीलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि टारगेट कर रहे हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, शराबबंदी। सर, वो भी बिहार में एक बड़ा चैलेंज है और कई सारे ऐसे मामले हुए, गुजरात में भी है, यहाँ पर लेकिन कई बार हुआ जब जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई। शराबबंदी कितना इफेक्टिवली आपको लगता है कि बिहार में लागू? जहरीली शराब के मामले जहां शराबबंदी नहीं है ऐसे राज्यों में भी हुए हैं। जहां शराबबंदी नहीं है वहां पर भी हुए जहरीली शराब के बड़े बड़े मामले हुए। तो इसको जोड़कर देखना ठीक नहीं है। नक्सलवाद के मुद्दे पर आते हैं क्योंकि इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहा है बिहार में। इससे पहले 6 फेज में भी हुआ है, 5 में हुआ है, 3 में हुआ है, 2 फेज में हो रहा है। तो इसी पर मेरा प्रश्न है, क्योंकि आपने आज पोस्ट भी किया है कि 258 नक्सलियों ने खुद ही अपने हथियार डाल दिए हैं गढ़चिरौली और तमाम इलाकों में, हमने देखा है पिछले दिनों बदलाव। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है सर जो ये मानता है कि 2026 की आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे चैलेंज। हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ ली आपने? कोई हाथ में हथियार रखे ह्यूमन राइट है? ये कौन से पुस्तक से ह्यूमन राइट की व्याख्या लाई है? उनके ह्यूमन राइट है, इसीलिए कह रहा हूं कि हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आपके सारे अधिकार मिलेंगे। आप चुनकर गांव के सरपंच बनिए, तहसील पंचायत में आइए, जिला पंचायत में आइए, आपकी आवाज मुखर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हथियार लेकर दूसरों के प्रति हिंसा करना, ये देश का संविधान परमिट नहीं करता है। और अगर हथियार हाथ में है तो उनसे कोई बात नहीं होगी। हथियार डाल दिए, इनके लिए स्वागत है, आइए आप मेन स्ट्रीम में आइए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 9,900 लोगों ने हथियार डाल दिए, सारे लोग अब मेन स्ट्रीम में हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। नक्सलियों से सिर्फ लड़ाई है, उनको सिर्फ ये करना है, या जो इंटेलेक्चुअल्स उनको सपोर्ट करते हैं? इसीलिए ये मैंने प्रश्न किया था। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस देश में हैं जो उनके सपोर्ट में हैं। क्या गृह मंत्री जी का नजर उधर भी है? देखिए, जब तक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तक ही इंटेलेक्चुअल सीमित रहेंगे कोई आपत्ति नहीं, मगर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर कर नक्सलियों के साथ रिश्ते भी रखेंगे, उनका वित्त पोषण करेंगे, उनको मॉरल बूस्टअप करेंगे, तो आपत्ति में आएंगे। तब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? किसी के भी खिलाफ होगा, आपके खिलाफ भी हो सकता है अगर आप वित्त पोषण करें। नक्सलियों का जो वित्त पोषण करेगा वो हर एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। गृह मंत्री जी, अब थोड़े ऐसे मुद्दों पर आते हैं जो कि आपने कहा शुरू में ही कि छोटी पार्टियों का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है, तो चर्चा छोटी पार्टियों पर हो जाए एक बार, क्योंकि अब जन सुराज
प्रशांत किशोर एक पार्टी लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम न्यू पॉलिटिक्स लाएंगे बिहार में, हम बदलाव करेंगे। आपको लगता है कि वो एक सेंटिमेंट को छू पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे? देखिए, इस देश में 1550 पार्टी थी, अब 1551वीं आ गई है और सबको अच्छा सोचने का अधिकार है। मैं क्यों किसी का अधिकार सीमित करूं भाई? प्रशांत जी कह रहे हैं कि वो बिहार को रैपिड स्पीड से आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे। जनता का मैंडेट चाहिए, जनता उनको वोट देगी तो वो भी करेंगे। पर आप उनको चैलेंज मान रहे हैं? नहीं, आपकी चुनावी नजर में, रणनीति में वो कहां पर है? देखिए, ऐसा है, मैं हर एक व्यक्ति जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है उसको चैलेंज मानता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज मानते हैं क्या? वो सीमांचल में सीटें मैंने खोज के कहा लड़ रहे कोई हैं। भी व्यक्ति हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है वो चुनावी चैलेंज तो है ही। चुनाव में हमारी प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं तो हमारे चैलेंज ही है। गुजरात में सर आज बड़ी खबर है, रीशफल की, और 16 मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया है उसके बारे में खबर है। क्या चल रहा है इस वक्त गुजरात में? ये थोड़ा सा मैं बिहार से आगे बढ़ रही हूँ। नहीं, रीसफल ही चल रहा है। पर इसकी वजह क्या है? 27 में वहां चुनाव है। वजह कुछ नहीं है, 10 सीटें खाली थी वहां। हाँ। 10 मंत्री हम और बना सकते हैं, और जब 10 मंत्री बनाना नया है तब मुख्यमंत्री जी की अनुकूलता के लिए वो अपनी टीम चुन पाए। सभी ने इस्तीफे दिए हैं, स्वयं उन्होंने ही दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी कल अपना नया मंत्रिमंडल तय करेंगे और शपथ कराएंगे। कई लोग मान रहे हैं कि 27 में फिर उत्तराखंड भी, फिर उत्तर प्रदेश भी चुनाव है। कुछ ट्रेंड है क्या ऐसा? चुनाव के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। जैसे मैंने कहा, 10 पद खाली थे, 16 मंत्री थे, तो काफी बड़ा हिस्सा खाली था। तो अब एक्सपांड कर हम आगे जाना चाहते हैं, वो हमारा अधिकार भी है। पूरे देश में अगर हम देखें सर, तो अभी विपक्ष सबसे ज्यादा बीजेपी को घेर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर। उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आज भी वो कह रहे हैं कि ट्रंप बोले, ये ट्रंप ने टैरिफ वॉर चल रहा है, क्या इस मोर्चे पर ये सरकार संभाल नहीं पा रही है? ऐसे लोगों को क्या जवाब होगा? इनके पास जवाब देने का मेरे पास कोई तर्क नहीं है। मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस पर विश्वास ज्यादा करता हूं। दुनिया में कौन क्या बोल रहा है उस पर करने। पर राहुल गांधी इस पर जब घेरते हैं तो आपको नहीं लगता कि उनको एक जवाब देने, क्योंकि वो तो बहुत अग्रेसिव लाइन ले रहे हैं सर? नहीं, उनको जवाब देश की जनता दे रही है, बार बार चुनाव हार रहे हैं, अब हमें क्या जवाब देना है? उसको लेकर मेरा सर, इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं, ये आपको लगता है कंसर्न होना चाहिए पार्टी के अंदर? इसलिए मुझे जरूर नहीं लगती। चिराग जी के बयानों को मैंने बहुत बारीकी से देखा है। उनका बयान राज्य के कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कम था, ज्यादा जो घटना हुई है, और घटना हमेशा क्राइम की जो होती है घृणास्पद ही होती है, सबने निंदा करनी चाहिए, उसकी निंदा उन्होंने करी है। इसमें तत्व इन जनरल लॉ एंड ऑर्डर की जगह जो पर्टिकुलर घटना हुई है इसकी निंदा का ज्यादा है। लेकिन अगर आप जंगल राज पर 20 साल बाद भी घेर रहे हैं, तो अब मैं आपको पलट कर ये सवाल विपक्ष जी। हमारे घेरने का सवाल ही नहीं है। वो ही थे तो उनको सुनना तो पड़ेगा कि ये आएंगे तो क्या होगा, और हम क्या घेर रहे हैं। आज तक याद रखकर जनता उनको बार बार हरा ही रही है। और आपको लग रहा है कि जंगल राज का ही मुद्दा बार बार हर 5 साल के बाद आप उठाएंगे और जनता आपकी तरफ आएगी? जब तक ये कुछ नया नहीं करेंगे तब तक तो आएगा ही आएगा। पर उनको मौका अगर जनता ने दे दिया, 786 वोट पीछे थे। मगर वोट तो, मौका तो जनता ने देना है, हम कैसे दे सकते हैं? हम क्या चुनाव न लड़े? इस बार आपको क्या लग रहा है? हम लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, जनता हमें वोट दे रही है तो हम ही शासन करेंगे। आपकी नजर में बिहार में आपके लिए इस बार गृह मंत्री जी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फिलहाल तो अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है बिहार की जनता हमारे साथ है, और अब तक के सबसे अच्छे नतीजे एनडीए के लिए आएंगे तो बिहार के 2025 के चुनाव में। वो नीतीश कुमार जी की तबीयत को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं कि नीतीश जी ठीक है, नहीं है, अगर उन हो सकता है स्वेरिंग इन करा भी दें तो कुछ महीने में फिर उनको बदल दें। इन सब पर आपका क्या जवाब होगा, जो मुख्यमंत्री जी की तबीयत को लेकर कुछ लोग विपक्ष सवाल पूछ रहा है? मुझे लगता है वो नीतीश जी की पार्टी पर छोड़ देना ही अच्छा होता है। मैं बरोबर नीतीश जी को मिलता हूं, उनके साथ कार्यक्रम भी करता हूं, सीटों की चर्चा भी मैंने लंबी लंबी फोन पर करी है। मुझे तो कहीं कोई आपत्ति नहीं दिखी है।
और थोड़ा बहुत आयु के आधार पर होगा भी तो अकेले मुख्यमंत्री नहीं चलाते हैं, पूरी टीम साथ में रहकर चलाती, वो चला ही रहे हैं। दूसरी तरफ आपको क्या लगता है विपक्ष में, मुझे पता है आप बोलेंगे कि इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत आपकी नजर में क्या दिखती है? अब उन्होंने एक प्रकार से घुसपैठियों को ताकत बनाने का प्रयास किया था, मगर चुनाव आयोग की एसआईआर के कारण मुझे लगता है विफल हो गया है। एसआईआर पर वो यही कहते हैं कि आप एसआईआर में चुनाव आयोग को डिफेंड करते हैं, और बीजेपी ये काम क्यों करती है? ये काम छोड़िए, हम चुनाव आयोग को नहीं डिफेंड करते हैं, हम प्रक्रिया को डिफेंड करते हैं। देश भर में करेंगे सर? चुनाव आयोग ने कहा है, हम तो समर्थन करते हैं, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही चाहिए, और कोई भी घुसपैठिया है तो इसको बिल्कुल दृढ़ता के साथ चुनाव की मतदाता सूची से निकाल बाहर करना चाहिए। पर वो लिस्ट तो आई नहीं घुसपैठियों की, जो घुसपैठियों की बात हो रही थी कि घुसपैठिए की भी लिस्ट देगा चुनाव आयोग, ऐसा कुछ आया नहीं। जो नाम कटे हैं उनको मालूम है क्यों कटे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसमें घुसपैठियों को निकाला गया है? मुझे तो राहुल जी को यात्रा निकालनी पड़ी, इसके कारण लगा कि घुसपैठिए निकलते होंगे तभी यात्रा निकालेंगे, वरना कांग्रेस पार्टी भला क्यों यात्रा निकालेगी? पर वोट चोरी का मुद्दा नहीं था एक वक्त, जो बीजेपी को लगा कि अब हमको इसको काउंटर करने के लिए घुसपैठिए का मुद्दा उठाना? किसके वोट की चोरी और कहां चोरी? वोट तो मतदाता स्वयं देता है, कोई चोरी कैसे कर सकता है? जहां तक मतदाता सूची का सवाल है, उसमें भारत के नागरिक ही रहने चाहिए, ये हमारा फर्म स्टैंड है। महिलाओं को लेकर जो 10,000 का स्कीम है, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने सीधा महिलाओं को मतलब एक तरह से अपनी तरफ करने के लिए, इससे पहले पंचायत में भी रिजर्वेशन दिया था, और ये स्कीम आप आधी आबादी को अपनी तरफ करने की कोशिश में ये सब। देखिए, ऐसा नहीं है अंजना जी, ये लोगों का प्रॉब्लम है कि वो कोई भी चीज को गलत तरीके से देखने की आदत रखते हैं, इसीलिए चुनाव हारते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने घर में जल दिया, हर घर में जल दिया, तो महिलाओं को फायदा हुआ या नहीं हुआ? घर में टॉयलेट नहीं था, शौचालय दिया, तो सबसे ज्यादा फायदा महिला को ही हुआ। घर में गैस का सिलेंडर दिया, तो सबसे ज्यादा फायदा महिला को ही हुआ है। घर दिया तो भी सबसे ज्यादा फायदा महिला को ही दिया है। 5 किलो अनाज दिया तो सबसे बड़ी चिंता तो महिला की चली गई, क्योंकि बच्चे उसी के पास शाम को खाना मांगते हैं, तो वो फायदा भी महिला को हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि महिलाओं को कोई फायदा होता है तो लालू एंड कंपनी, राहुल एंड कंपनी को तकलीफ क्या है? उनको क्या तकलीफ है? और कोई एक सिलेक्टिव महिला को तो हो नहीं रहा, बिहार की सभी महिलाओं को हो रहा है। वो युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, आप महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनको आप नहीं, उन्होंने क्या टारगेट किया है बताइए जरा मुझे आप प्लीज। वो नौकरी मतलब कहां से? सरकारी नौकरी। 12 लाख करोड़ रुपया कहां है? तो बिहार का युवा क्या सोच नहीं पाता है? बिहार के युवा को मालूम है ना 12 लाख करोड़ रुपया है, ना नौकरी देना है। चुनावी गुणा भाग में माना जाता है कि आप सीट को लेकर भी फैसला करते हैं कि भाई नहीं, इतने सीटों पर टारगेट है। क्या ये खबर थी, अगर ये गलत है तो आप ही बताइएगा, कि अब आप 140 के आसपास ही उम्मीद कर रहे हैं? सीट को लेकर आपको कितनी उम्मीद है इस बार? आप थोड़ा कम बोल रही हैं, मगर सीटों के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। चुनाव भी लंबा है, मैं बताऊंगा दीपावली के बाद, छठ पूजा के बाद। परंतु एनडीए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार करेगी। एनडीए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र में आपने जो फैसला लिया, उसी मॉडल पर आ रही हूं कि अगर ऐसा होता है तो बिहार में आपको क्या लगता है सर, बीजेपी में आपने नई पीढ़ी में कौन सा ऐसा नेता बनाया है जो आपको लगता है कि कार्यभार संभाल सकता? साच अर्थ में अंजना जी आप मानती है कि मैं आपको ऐसा जवाब यहाँ माइक में दे दूंगा? मुझे पता था नहीं आप देंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। जरूर कर सकती है आप, मैं कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, मतलब आपको लगता है कि नई जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें आपको सामर्थ्य दिखता है कि वो बिहार को चला सके? बिल्कुल सामर्थ्य है। हमारे अभी भी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं दमखम के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में। हमारे लोगों में सामर्थ्य है, तभी तो लोग ज्यादा चुनकर भेजते हैं। कई लोग ये बिहार का आकलन करते हैं कि बिहार है जहां पर जाति नहीं, जाति कास्ट जाता नहीं,
आपको भी ऐसा लगता है कि कई बार जातीय समीकरण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, ये तो रखना ही चाहिए। जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन आए, इसमें सैद्धांतिक रूप से गलत बात नहीं है, परंतु जाति एड्रेस करने के लिए मेरिट्स को अन्याय नहीं करना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि हर जाति से हमारे पास अच्छे मेरिट्स वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि भी है। हमने काफ़ी बाहर के नए अलग अलग क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को भी मौका दिया है। तो एक अच्छा गुलदस्ता लेकर हम बिहार की जनता के सामने गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता हमें आशीर्वाद देगी। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक देश और बिहार की जो सेवा की है उसको जरूर आशीर्वाद मिलेगा। गृहमंत्री जी, आपके पूरे इंटरव्यू से मैं 3 हेडलाइन आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इससे सहमत हैं तो मुझे बताइएगा। नहीं, वो तो कहाँ आप हमें पूछकर हेडलाइन तय करती हो, आप चला ही देती हो। पहली आपने ये कही है कि जो भी बड़ी पार्टी होगी या जो भी होगा, जो विधायक दल चयन करेगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा कहा है कि चुनाव के बाद सभी पार्टी के विधायक दल बैठकर अपना अपना नेता चुनेंगे और वो नेता चुन बैठकर हमारे गठबंधन का मुख्यमंत्री तय करेंगे। दूसरा जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये रेफरेंडम होगा नीतीश कुमार के काम पर और साथ ही मोदी सरकार पर, डबल इंजन की सरकार। निश्चित रूप से हमारे लंबे समय के शासन पर रेफरेंडम आप मान सकती है और हमने काम किया है, मुझे भरोसा है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। और तीसरा आपने कहा है कि एनडीए अपना अब तक का सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस बार कर पाएगी। जी, निश्चित रूप से एनडीए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। गृहमंत्री अमित शाह जी, आप पंचायत आज तक में आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आपका आज तक में आने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।